तो जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का कौन सा, इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा यार, विद एक्सप्लेनेशन, विद क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा करवा दूंगा इस चैप्टर में। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक, स्किप मत करना वीडियो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले ना दो चीज बताना चाहता हूं यार। देखो, चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टेट, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं यार। तो एक हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो डायनेमिक क्यों पढ़े भाई यार, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टेट कहता है भाई यार चार्ज एट रेस्ट, हम पढ़ेंगे इसके अंदर चार्ज जो होगा वो रेस्ट पे होगा, और रेस्ट पे चार्ज के बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसमें हम बात करते हैं चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन। अब इसकी बात करूं मैं, चार्ज एट मोशन की बात करूं तो भाई यार जिस टाइम पे चार्ज फ्लो कर रहे हो उसे हम क्या कहने लग जाएंगे भाई यार, चार्ज इज मोशन। और जिस टाइम पे रेस्ट पे वो हमारा चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टेट कहलाएगा। भाई यार रेस्ट पे हम कौन सा चार्ज को पढ़ते हैं भाई यार, कूलम्ब्स लॉ आ गया। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उन दोनों का बीच का। अब वो चार्ज क्या होते हैं, कूलम्ब्स लॉ के चार्ज एक जगह पे दूसरी जगह पे बैठे रहते हैं, उनका चार्ज ये नहीं हो रहे होते, यहाँ का मोशन वहाँ हो रहा था, वहाँ का मोशन यहाँ हो रहा है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ते हैं। और जो हमारा ये होता है कौन सा, इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसमें हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं। मोशन में चार्ज के बारे में किस में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट में। किसमें, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही खत्म होता है आपका इलेक्ट्रोस्टेट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट होगा, और एसी करंट स्टार्ट होगा। एसी डीसी भाई यार, एसी के बारे में जानते हो ना, ठंडी ठंडी हवा, वो नहीं है यार जो आपके घर में करंट सप्लाई होती है ना यार, कौन सा, एसी करंट। उस करंट के बारे में पूरा आप क्या करोगे, पूरा पढ़ोगे। तो ये चीज है हमारी क्या, इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रोडायनेमिक में डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टेट को करते हैं आज स्टार्ट, करते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन बेसिक से एडवांस। इलेक्ट्रोस्टेट की जो मीनिंग होती है ना भाई यार, इलेक्ट्रोस्टेट की मीनिंग है वो आपने समझ ली क्या। जिस टाइम पे चार्ज आपका रेस्ट में बैठा हो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट कहने लग जाते हैं। और भाई यार 12th में तो पढ़ ही रहे हो यार, उसकी आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट। देख रहे हो ये कैसी तगड़ी सी आपकी एक इमेज बनी हुई है, इसका मतलब समझ रहे हो किस कारण से मैंने इसे लगाया। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी चार्ज की बात है, कोई भी चार्ज जब एक दूसरे में रब किए जाते हैं तो उसमें से चिंगारी प्रोड्यूस होती है। चिंगारी मतलब क्या होता है, उसमें से आग मतलब क्या बोलता है, करंट मतलब उसी से हम किसी चीज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी ही बात होती है कि जब चार्ज और चार्ज एक दूसरे में टकराते हैं ना तो करंट प्रोड्यूस होता है, चार्ज के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते होंगे, पहले के जमाने में क्या करते थे, आग जलाने के लिए पत्थर को रगड़ मारते थे, क्या, रबिंग करते थे। रबिंग मतलब दोनों को रगड़ा मार रहता है, और रगड़ा मारने से चिंगारी उत्पन्न होती थी। बिल्कुल सेम ऐसी ही चिंगारी होती थी। और इस चिंगारी का यूज हम अभी आजकल क्या कर रहे हैं, इस करंट के रूप में। प्रैक्टिकल इसलिए मैंने लगाया है कि जिससे आपको यह पता चले कि करंट चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, करंट चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन एट रेस्ट नहीं, एट मोशन कंडीशन, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जब चार्ज की बारे में बता रहा हूं तो चार्ज का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चार्ज क्या कहता है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैं क्या बोलूंगा भाई यार, इसका मतलब क्या, मैंने ये तो लिख दिया इंट्रिंसिक मैटर प्रॉपर्टी होती है किसी की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक मतलब सुनते ही ना बंदों के कान खड़े हो गए। इंट्रिंसिक मैंने सेमीकंडक्टर में पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वही तो नहीं है इंट्रिंसिक भाई यार। प्रॉपर्टीज तो वही इंट्रिंसिक का मतलब है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या होगा, मीनिंग चेंज। यहाँ पे इंट्रिंसिक मतलब है कि एट ऐसी कंडीशन जिस टाइम पे आपकी जो प्रॉपर्टी हो वो लास्ट कंडीशन पे पहुंची हो, लास्ट स्टेज पे पहुंची हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका इंट्रिंसिक। अब कैसे बताऊं मैं आपको ये, तो बस इतना सा समझो कि मास जो होता है ना हमारा, क्या,
मास, बॉडी का मास। मास जो होता है हमारा एट लास्ट कंडीशन होता है किसी का भी। लास्ट कंडीशन कैसे, जैसे हम बोलेंगे ना कि मास को ना ही हम चेंज कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन है मास यहाँ पे कि इससे ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता, तो ये एक लास्ट कंडीशन होती है मास। ठीक है, ये क्या होती है, एक लास्ट कंडीशन होती है। ऐसे ही जो हमारा चार्ज होता है ना, चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक इंट्रिंसिक, मतलब कि सबसे लास्ट कंडीशन, एट लास्ट कंडीशन, जिसके बाद उसे ना ही चेंज किया जा सकता है ना ही उसे वापस लाया जा सकता है, उस कंडीशन को हम क्या कहने लग जाते हैं, आपका चार्ज। उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, चार्ज। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो एट लास्ट कंडीशन है उस लास्ट कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इंट्रिंसिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है यार आपका मास। हमारी बॉडी का जो मास होता है वो एक लास्ट टाइम तक जो होता है यहाँ पे, इसके बाद ना ही चेंज होता है, उसके बाद वेट बन जाता है वो। जैसे हम खाना ठूसना वो शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में चर्बी मतलब यार फैट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहने लग जाता है मोटापा, और वही हमारे वेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो मास जो होता है एट लास्ट कंडीशन होता है आपके बॉडी का। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, लास्ट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहने लग जाते हैं, आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और वही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपका क्या कहलाती है, चार्ज। चार्ज जो होता है चार्ज का, उसका जो सिंबल होता है हमारा, सिंबल क्या होता है, सिंबल चार्ज का बड़ा Q। और इसकी जो SI यूनिट होती है चार्ज की, क्या SI यूनिट, वो SI यूनिट क्या होती है आपकी, कूलम। क्या, कूलम। कूलम को हम बड़ा C से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये इसकी चार्ज की थोड़ी वो थी कहानी बोलते हैं ना यार, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको डीपली पढ़ते हैं। वैसे ही ये हमने पढ़ लिया कि चार्ज होता क्या है, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है, यही होता है। अब एक होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ आया। तो ये चार्ज की कंडीशन थी यार, जो चार्ज के बारे में मैंने बता दिया। अब इस इमेज को देख के आप क्या समझ रहे होगे कि जो चार्ज है, कोई भी कंडीशन जो होती है, यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, करंट प्रोड्यूस करके। ये क्या बता रहा है, करंट प्रोड्यूस करके। अब ये करंट जब प्रोड्यूस कर रहा है तो हमसे क्या पता चल रहा है, भाई यार करंट किससे प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उससे करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें बता रहा है कि भाई यार चार्ज हमारा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को भी प्रोड्यूस करती है एट अ मोशन कंडीशन। एट अ मोशन कंडीशन, तो मोशन के बारे में नहीं हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट में हम क्या पढ़ेंगे, ओनली आपका क्या होगा, रेस्ट कंडीशन। और रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और सारी चीज होगी। तो ये आपको क्या बताना चाह रहा है, ओनली कि जो चार्ज होता है, चार्ज जब मोशन में आता है तो आपका करंट प्रोड्यूस करता है, एट अ रेस्ट कंडीशन वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसके बाद हमारा सेकंड ये देख सकते हो यहाँ पे, ये भाई यार बिजली की कंडीशन ये देख रहे हो, वो बता रहा भाई यार ऐसे ऐसे जादू होता है। ये जादू कोई मिल गया, फिल्म देखा है ना यार, क्या करता है कोई मिल गया, मैं आ रहा हूँ माँ, मेरी शक्तियों का यहाँ गलत फायदा उठाया जा रहा है माँ। सेम यही होता है यार, वहां भी क्या किया गया था, वहां भी आपके चार्ज का ही यूज किया गया था, और चार्ज का यूज करके ये सब चीज। तो ये भी क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये देख रहे हो चार्ज की कंडीशन, यहाँ भी ये आपकी चार्ज का यूज ही हो रहा है। तो आपने चार्ज का यूज देख लिया कि कभी भी क्या होता है कि जब चार्ज यूज होते हैं तो चार्ज और चार्ज एक दूसरे में टकराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, आपका एक करंट प्रोड्यूस होता है। अब मैं इसी के लिए एक बेस्ट और एग्जांपल लूं मैं, तो क्या होगा बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपने कभी देखा होगा बादल के बारे में। भाई यार बचपन में बहुत देखा करते थे, अब तो बादल नहीं देखते, अब तो किसी और ही को देखते। हाँ मैं समझ रहा हूँ किसको देखते हो, है ना। अब तो आप बादल कहाँ देखोगे, अब तो बादल की सुंदरता यहीं दिख जाती है ना, तो वो देखते हो। तो क्या करता है ये बादल जो है, ये बादल हम देखते थे, क्या करते थे, अभी मौसम ठीक है, बारिश होनी शुरू हुई, भाई यार बादल ऐसे टकराते ढमाढम, और यहाँ से बिजली कड़क। बंदे पेड़ के पास खड़े रहते हैं, बोलते भाई यार पेड़ के पास से हट जा, बिजली गिर जाएगी। कि ये जो हमारा जो स्काई होता है ना, स्काई होती है,
ये क्या होता है सेम कंडीशन। अब मैं थोड़ा उस पे आ जाऊँ टॉपिक पे, तो क्या कहते हैं ये जो बादल होते हैं ना हमारे स्काई, वो एक दूसरे में जब चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे ना वो रब्ड होते हैं। क्या होते हैं? रबिंग होती है उनके बीच में। और रबिंग के कारण किसी के भी बीच में, दो चीज़ों के बीच में अगर मैं रबिंग करवाऊँ, मैं इसे भी रब कर रहा हूँ, तो रब करने की वजह से मेरे हाथों में चार्ज प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या कंडीशन होगा, अभी 2 सेकंड रुको फिर मैं दिखाता हूं क्या होगा। रबिंग की मैंने तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही सेम क्या होता है, बादल जो स्काई होते हैं वो जब एक दूसरे में क्या कर रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही कई के बीच में चार्ज प्रोड्यूस होता हुआ, समझ लो इस बादल और इस बादल, समझ लो एक यहाँ पे बादल है, ये और ये दोनों एक दूसरे में लगे हुए थे, इन्होंने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, समझ लो पॉजिटिव पॉजिटिव। एक भाई यार दूसरा इधर बगल में ही था, उसने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट मारेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट मारेंगे। ये नेगेटिव वाला इसके पास भागेगा, ये नेगेटिव वाला इसके पास भागेगा, या फिर ये नेगेटिव इसके पास, तो जाके ना एकदम से क्या करते हैं, ये टकराते हैं पट, और पट से क्या निकलती है, बिजली खट, और हमें लगता है भाई यार बिजली गिरने वाली है, भागो। तो यही होता है बारिश का कंडीशन। क्या होता है, जब चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से क्या होती है, बादल एक दूसरे में टकराते हैं। तो चार्ज कितनी तरीके चार्ज प्रोड्यूस हुए, टाइप्स ऑफ 2। क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, बादल में क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई। तो चार्ज कितने टाइप के हुए, 2 टाइप, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करूं मैं, तो व्हाट इज चार्ज बता दिया है। क्या बताया मैंने, जो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वही आपकी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। और इंट्रिंसिक क्या होती है, एट अ लास्ट कंडीशन की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वही क्या कहलाती है, आपकी चार्ज। ठीक है। अब देखो चार्ज के बाद हमारी आ जाती है टाइप्स ऑफ चार्ज की बात आती है, टाइप्स ऑफ चार्ज की। चार्ज, अब टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करूं मैं, तो कितने टाइप्स के हो गए भाई यार, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब भाई यार 2 तरह के इंसान भी होते हैं, एक पॉजिटिविटी सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक हमेशा नेगेटिविटी सोचता है, मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। जैसे एक इंसान का माइंड होता है ना यार, ये अभी पढ़ रहा है चैप्टर, पढ़ते टाइम भाई यार अब ये मेरे से तो चैप्टर हो ही नहीं रहा, अगला चैप्टर, इतने सारे चैप्टर है, कैसे होंगे कैसे होंगे, ये सोच सोच के वो एक भी चैप्टर नहीं करता। ये कहो कि मैं ये भी करूंगा और आने वाले चैप्टर सारे करूंगा, कोई भी एक चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, तो ये ध्यान रखना आपसे सारे चैप्टर होंगे, लेकिन अभी से ही रो जाओगे इस चैप्टर को करने में, तो आगे वाले चैप्टर को भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्ज होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, जब सेम चार्ज एक दूसरे से मिलेंगे, अब ये याद रखना कि एक ज्यादा ज्ञानी और एक उससे भी ज्यादा ज्ञानी, जब दोनों मिलते हैं ना तो एक दूसरे में लड़ाई होती है। ये क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये बोलेगा भाई यार तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, माथा फोड़ा फोड़ी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही सेम होता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, भगाते हैं, चल निकल, तू ज्यादा ज्ञानी है तो तू भी निकल यहाँ से, तू ज्यादा ज्ञानी है तो तू भी निकल। तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल। जो लाइक चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे से अलग साइन के हो जाएंगे, उस टाइम पे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। लविंग चार्ज वर्ड ये पता है कितना अच्छा है, लव लव। लविंग चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। भाई यार उतनी दूर से देखो ना, वाह वो आहा क्या अट्रैक्शन होता है ना, जाके वहां पर बैठ जाते हैं, हाँ ये चीज वो चीज वो चीज। तो यही होता है चार्ज में, कितनी भी दूर नेगेटिव चार्ज बैठा हो, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन कर लेते हैं, और अट्रैक्शन के कारण दोनों चिपक जाते हैं। और यही कहलाता है अपोजिट चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड सेम चार्ज एंड लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपल। समझ आया। व्हाट है इसका वर्क फंक्शन, नाम है इसका वर्क फंक्शन। छोटी सी चीज ना, ये आपको नॉलेज के लिए है वर्क फंक्शन के बारे में, इसके आगे ना बहुत जगह ये यूज होगा, इसलिए मैंने यहीं पे दे दिया। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, वर्क करना मतलब कोई काम करना है ना, और फंक्शन मतलब एक ऐसे फंक्शन पे काम करना जो एनर्जी से रिलेटेड हो, जो कि एनर्जी से रिलेटेड हो, एनर्जी।
अब एनर्जीज की बात आएगी तो कैसे बात करेंगे, तो भाई सीधा डायरेक्ट बोला जाता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज आपका वर्क फंक्शन। भाई यार अंग्रेजी क्या बोल गए, सर के ऊपर से चला गया। नहीं यार सर के ऊपर से नहीं जाएगा, देखो बाल खड़ा कर लो, सकला का बूम बूम बना लो, देखो कितनी जल्दी से समझ आएगा। भाई यार सकला का बूम बूम मत बनाना। क्या होता है कि वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन की बात डायरेक्ट कही जाती है तो ये कहता है कि कोई भी अगर मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस पे मिनिमम एनर्जी मैं कितना दूं, मिनिमम एनर्जी मैं कितना दूं कि यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस। इस मेथड को हम कहते हैं आपका वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। यही है यार वर्क फंक्शन। थोड़ी सी बस इसके बारे में नॉलेज जो आपको समझ आ ही गई होगी। और इसकी बस ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। भैया क्या जूल होती है, जूल को हम बड़े जैसे डिनोट करते हैं। ये वर्क फंक्शन की क्या होती है, छोटी सी कहानी थी जो आपको अच्छे तरीके से माइंड में बैठ ही गई होगी। वर्क फंक्शन अगर समझ आया तो ये देख रहे हो मैंने यहाँ जो इमेज बना रखा है, इसका मतलब भी समझ रहे हो, ये एक ट्यूब है, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रखा है मैंने। ये ट्यूब में क्या किया गया, एक आपका ये आया है एनर्जी क्या कर रहा है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। जितनी एनर्जी मिनिमम होगी जिसपे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, इस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो भी हुआ, इस फंक्शन को कहेंगे हम वर्क फंक्शन। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो ये प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बारे में यार सेकंड चैप्टर में जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा वहां आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखो। तो भैया इसके बाद ना एक फिनोमिना दिखाया यार मैंने अभी, चार्ज के बारे में हम देख रहे। ये फिनोमिना ना हम बचपन में क्या करते थे और अपने आप को जादू समझते थे कि हम जादू कर रहे हैं। कैसी फिनोमिना देखो, लड़की है, गुब्बारे को फुला दिया और थोड़ा बहुत रगड़ दिया, और रगड़ने के बाद बाल के पास लेके आ रही है, वाह बाल मेरे उड़ रहे हैं, बाल मेरे उड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जब क्रिएट हुई तो इस टाइम पे ये सोच रही है कि मैं जादू कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं जादू कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बादल वाली कंडीशन बताई ना, बादल में क्या हो रहा था, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। ऐसे ही यहाँ चार्ज प्रोड्यूस हुआ और चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से इसके बाल को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कंडीशन इस कंघी में होती है। भाई यार ये कॉम्ब जो है वो कॉम्ब क्या करता है कि हम जब इसको, ये कॉम्ब को क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने की वजह से क्या करता है, ये कोई भी कागज वागज को ना ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका अपोजिट जो चार्ज होता है इस कागज के ऊपर होता है और इसका अपोजिट चार्ज इस पे होता है। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे क्या करता है, ये कॉम्ब जो है इसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो आपने एक वर्ड रबिंग समझा। क्या समझा, रब्ड करने। कि कभी भी दो चीजों को हम रब्ड करेंगे, मतलब रबिंग कर रहे हैं, तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, फर्स्ट कंडीशन आती है रबिंग। रब्ड करने से हमारी चार्ज जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज जो प्रोड्यूस होती है सबसे पहला कंडीशन है आपका रबिंग। और रबिंग जो है उसके बारे में आप पहले से भी जानते हो, इसके बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड आ जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन और टचिंग। मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा किसी को चार्जिंग करना, और टच करके, क्या करके, टच करके। अब देखो टच करके बात आई है तो भाई यार ऐसी तो कुछ कंडीशन होगी कि टचिंग कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको एक दूसरा इमेज दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट कंडीशन होती है टचिंग में एक टाइम पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है दोनों में बराबर है। उसके बाद क्या हुआ, मैं इन दोनों के पास एक पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, लेके आया। तो भाई यार पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट और पॉजिटिव वाले को रिपल। तो क्या हुआ, नेगेटिव वाले को तो इसने यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव वाले को इसने दूसरे वाले बॉब में भेज दिया। क्या कर दिया, उसे भगा दिया, रिपल कर दिया, भगा दिया। तो क्या होगा, ये वाला बॉब इस टाइम पे जो फर्स्ट वाला है
वो आपका नेगेटिव बन गया। इस टाइम पे ये आपका जो सेकंड वाला है वो आपका पॉजिटिव बन गया। उसके बाद क्या करूंगा, दोनों चिपके हुए थे, बड़े मजे से चिपक के काम कर रहे थे, दोनों को अलग कर दूंगा। एक आपका पॉजिटिव वाला बन गया इस बार और एक आपका नेगेटिव वाला बन गया। और आपने क्या देखा इसके बाद कि जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले हैं वो दोनों अलग अलग मिल गए। हमें न्यूट्रल से हमें एक नेगेटिव और एक पूरा का पूरा पॉजिटिव मिल गया, एक पूरा का पूरा नेगेटिव मिल गया और एक पूरा का पूरा पॉजिटिव मिल गया। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन यही प्रोसेस है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को हम पॉजिटिव या नेगेटिवली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टचिंग, और एक होता है विदाउट टचिंग। तो मैंने आपको टचिंग मेथड का तरीका आपको बता दिया। सेम यही चीज ना मैंने इस छोटे से फिगर में आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी मैंने फर्स्ट आपको सारे कंडीशन वाले दिखा दिया, उसके बाद क्या किया, दो बॉब है, इन दोनों ये दोनों अभी चिपके हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, इन दोनों को अलग अलग एक नेगेटिवली एक पॉजिटिवली बना देता है और इन दोनों को मैं यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता हूँ। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये पूरा का पूरा बॉब जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज और ये एक पूरा का पूरा बॉब जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय टचिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय टचिंग। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है विदाउट टचिंग वाला जो ये प्रोसेस है, विदाउट टचिंग आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक आपका मैंने प्रोसेस लिया, एक आपका ये डायग्राम फर्स्ट लिया। इसमें क्या करेंगे, हमने एक नेगेटिवली चार्ज लेके आ जाओ इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लेके आया, नेगेटिवली चार्ज लेके आऊँ तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को एक साइड और पॉजिटिव वाले को एक साइड कर देगा। मेरा ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाले से ये पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा और नेगेटिव वाले की मैं अर्थिंग करवा दूंगा। नेगेटिव वाले को क्या कर दूंगा, यहाँ से अर्थिंग करवा दूंगा। अर्थिंग करवाने की वजह से क्या हो जाएगा, इस टाइम पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल लिया। तो यहाँ से बच क्या गया, ओनली पॉजिटिव चार्ज। और जो डायग्राम हमें मिला पॉजिटिवली चार्ज डायग्राम हमें पूरा का पूरा मिल गया। मतलब जो पूरा डंबल था इस टाइम पे न्यूट्रल था फर्स्ट कंडीशन में, लेकिन लास्ट में एट लास्ट पे क्या मिल गया, वो पॉजिटिवली चार्ज मिल गया। ऐसा ही सेम यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेस दिखा रहे हैं, अगर आप ये देख पा रहे हो तो क्या है कि इस टाइम पे ये न्यूट्रल है, इस टाइम पे क्या है ये न्यूट्रल। और न्यूट्रल से क्या हुआ, इसके पास में नेगेटिवली चार्ज लेके आया तो नेगेटिवली चार्ज से क्या हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया और एक साइड पे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ गया। और नेगेटिवली चार्ज आने के बाद क्या किया गया, मैंने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जो भी इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे अर्थिंग करवा दी और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो गया यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे नीचे की ओर और जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इसके अंदर बिल्कुल का बिल्कुल रह जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये आपका डंबल बचेगा ओनली पॉजिटिवली चार्ज डंबल बच जाएगा। और यही होगा आपका विदाउट टचिंग किसी भी बॉब को या किसी भी चीज को पॉजिटिवली चार्ज, और उस कंडीशन में भी आपने पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बना दिया था। तो ये आपका इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन प्रोसेस से आप किसी को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बना सकते हो। इंडक्शन प्रोसेस आपको दोनों समझ आ गया। आ गई हमारी टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस बिटवीन। अब मैं बात करूं कि भाई यार कोई भी सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस बिटवीन तो होता है, अभी मैंने आपको समझाया। तो सेम यही चीज है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब क्या है कि इनके बीच में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, इंट्रिंसिक होते हैं दोनों के दोनों। और जब इंट्रिंसिक है और सिमिलरिटी है इनके बीच में कुछ, तो सिमिलरिटियों के बीच में क्या होती है, सिमिलरिटीज के बीच में कुछ तो डिफरेंस बिटवीन होता ही है। वही डिफरेंस बिटवीन क्या है, आज हम मैदान में पूरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं भाई यार, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपका पॉजिटिवली नेगेटिवली और जीरो में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सारे हो सकते हैं, क्योंकि 2 टाइप के तो चार्ज आपने पढ़े यार, पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई यार जीरो भी आपका एग्जिस्ट करता ही है। जो मास होता है कि आपकी बॉडी का मास कभी नेगेटिव हुआ है, कभी वेट आपका नेगेटिव में कभी गया, भाई यार इंसान हो या समझ सकते हो ना। तो भाई यार बॉडी है, बॉडी का मास कभी आपका नेगेटिव नहीं जा सकता। तो ये हमेशा ऑलवेज क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। चार्ज जो होता है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है मास पे। भाई यार चार्ज है, समझ लो ये चीज है, तो हम क्या करेंगे, इसी को रगड़ के हम तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस करेंगे ना। मैंने इसे रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या करूँ, इस बाल को मैं चिपकाऊं तो मेरे बाल क्या करने लग जाए, चिपकने। तो मैंने इस मास के द्वारा ही चार्ज को प्रोड्यूस किया ना। ऐसे ही तो है ना, ताकि ये मैंने ऐसे ऐसे ये करके और मैंने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, बिना हाथ के भी मैंने चार्ज, यहाँ पे देख लो यहाँ पे ये चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। ऐसा तो नहीं होता ना। रीजन बस इतना सा ही होता है कि जो मास है हमारा, मास की वजह से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जो आपका चार्ज होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है मास पे, लेकिन मास जो है वो इंडिपेंडेंट है,
वो हमेशा अपने द्वारा ही काम करती है, मास के लिए कोई डिपेंडेंट नहीं है। चार्ज जो होता है हमारी मास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आ जाता है स्पीड पे डिपेंडेंट की, क्या स्पीड पे डिपेंडेंट की बात करूं तो भैया जो चार्ज होता है हमारा, चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता, स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता भैया। स्पीड पे डिपेंडेंट ऐसे थोड़ी ना कि चार्ज स्पीड बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो चार्ज घटेगा, ऐसी कंडीशन नहीं होती। लेकिन मास का एक रिलेशन है यार, क्या कि m इज इक्वल टू एम नोट। अगर ये फॉर्मूला आपने देखा हो तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसमें क्या होता है अंडर द रूट में होता है। अब कंडीशन क्या होती है, ये जो है मास आपका मास एट मोशन का है, मास एट मोशन का है। जिस टाइम पे आप मोशन पे हो उस टाइम का मास है, और जिस टाइम पे आप रेस्ट पे हो उस टाइम का मास ये है, रेस्ट पे हो उस टाइम का मास क्या है, ये है। अब उसके बाद जो ये वेलोसिटी है, ये वाला ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिस टाइम पे आप मोशन में मार रहे हो मतलब चल रहे हो। और जो ये आपकी लाइट की स्पीड होती है, किसकी, लाइट की स्पीड। अब क्या आती है भैया कंडीशन कि जिस टाइम पे मोशन में हो उस टाइम पे आपका जो मास होगा ये तो आपकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, और वेलोसिटी कुछ भी होगी तो हमारा जो लाइट की स्पीड होती है भाई 3 × 10⁸ होता है भाई, जानते हो ना 10 की पावर 6 हो जाती है ना तो मिलियन हो जाता है, मिलियन के बाद वो 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ गुना स्पीड से तो आप भाग नहीं सकते कि आप 1 कर दो नीचे का 0 हो जाए सेम हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। 1 करोड़ स्पीड से भागोगे भैया, इतना तो कोई इंसान जानवर नहीं भाग पाता, आप कहाँ से भाग जाओगे यार। ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी जो वैल्यू होगी सी से तो कम ही होगी, सी से कम होने के बाद क्या होगी, ये आपकी वैल्यू जो होगी 0 पॉइंट में आएगी, और 0 पॉइंट में आने के बाद ये 1 में से माइनस होकर 0 पॉइंट में आ जाएगी। लेट सपोज कर लो कि आपकी नीचे की वैल्यू जो है 0 पॉइंट आपकी 2 आ गई, और ऊपर की वैल्यू जो मास है वो आपकी 20 हो गई, तो 20 हो जाएगी तो क्या होगा, 20 की जगह ऊपर पॉइंट हटाकर मैं क्या करूंगा 0 लगाऊंगा, तो यहाँ से काटूंगा तो 100। मतलब ऊपर की क्वांटिटी क्या होती है कि पॉइंट की क्वांटिटी नीचे आती है तो ऊपर की क्वांटिटी अपने आप इंक्रीजेज हो जाती है, अपने आप क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपका जो मास होगा मोशन का वो रेस्ट मास से कितना बढ़ जाएगा ना इस कंडीशन में। तो इससे हमने ये देखा कि स्पीड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी जो मास होगी मोशन में वो भी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। तो यही जो रिलेटिविटी थ्योरी है कि आपका जो मास होता है वो स्पीड के साथ बढ़ती है, एट जो चार्ज होता है वो स्पीड के साथ कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आता। तो ये 3 जो है स्पेशल आपके बीच क्या डिफरेंस है इनके बीच में वो आपको पता होना चाहिए। अब जो चार्ज होता है, चार्ज और क्यू इन दोनों के बीच में जब चार्ज और चार्ज है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। चार्ज और चार्ज के बीच में कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ में अभी पढ़ेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। और जो मास होता है उसके बीच में मास बॉब है ये और ये, तो बॉब के बीच में दोनों के बीच में कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन था, लेकिन 3 जो शुरू के डिफरेंस बिटवीन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए और समझ आना चाहिए, आपके माइंड में बैठने चाहिए ये तीनों का तीनों, तभी आप इसके डिफरेंस बिटवीन को समझ पाओ। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज के बारे में स्टडी कर ली, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक कदम वो हमने बढ़ा लिया। उसके बाद हमारा जो जानते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रो जो चार्ज आती है कि चार्ज की कुछ तो प्रॉपर्टी होगी यार, चार्ज की कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है भाई, एक आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, इसके बारे में क्या बताओगे। तो सबसे पहले सुनना छोटी सी बात कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सेम ही है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने चार्ज पढ़ लिया। सेम कंडीशन से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टडी कर ली, ठीक है। तो हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको समझ आ ही गया होगा। इसके बारे में बस इतना सा कि चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा किसी भी सिस्टम का, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना ही हम उसे ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था भाई यार, क्वांटाइज रहना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is equal to the इंटीजरल मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इंटीजरल मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1
2 3 इंटीजर कोई भी हो सकती है, इंटीजरल मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस में भी हो सकता है ये भी, तो हमने पॉजिटिव लिया। इंटीजरल मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, आपका जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज रहेगा और वो हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी चार्ज की क्या है, एक कंजर्वेशन और एक आपका क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में सब जानते हैं यार, ये बच्चा होगा ना वो भी बोलेगा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ऐसे बोल दो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ऐसे ही आपका क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डायरेक्ट क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम का जो चार्ज होगा वो इंटीजरल मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना, अभी इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो ऐसे ही सेम कई जनों के हाथ खड़े हुए होंगे कि कुछ क्वेश्चंस तो पता चल जाए, थियोरेटिकल तो हमने पढ़ लिया, अब न्यूमेरिकल पार्ट भी तो कुछ समझ आ जाए ना। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने चालू कर दी। बस ये याद रखना यार, ये जो क्वेश्चन है ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाए। क्यों यार, जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ लेके आता हूँ और उन्हीं क्वेश्चनों से आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम शुरू करते हैं चार्ज के क्वेश्चन से। हमने चार्ज पे बेस अभी क्वेश्चन किए ना, तो चार्ज पे इज अ चार्ज ऑफ 2 पॉइंट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इंटू 10⁻⁷ की जगह यहाँ 17 कर लेना दोस्तों, कूलम इज पॉसिबल। तो इसने कहा कि आपका जो 2.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम जो चार्ज है वो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल बना सकता है कोई सिस्टम इतना। चार्ज जो है, चार्ज क्या दिया हुआ है, चार्ज क्या दिया हुआ है, Q इज 2.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, मतलब चार्ज गिवन है। पॉसिबिलिटी की बात करेगा तो कभी भी याद रखना, जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अगर क्वांटाइज है तो Q इज +-NE का फॉर्मूला लगा दो, क्वांटाइजेशन का आंसर आपका हमेशा फाइंड होगा। क्वांटाइजेशन का लगाओ तो यहाँ से 2.4 आएगा, इंटू में 10 पर आपका -17 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा n, और मल्टीप्लाई में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर क्या कर दोगे, -19 कर दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आपकी क्या फाइंड हो जाएगी, 2.4 हो जाएगा, इंटू में 10 पर कितना आ जाएगा, -17, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1.6 इंटू 10 पर क्या आ जाएगा, -19। अब क्या होगा, जब n की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो n की वैल्यू ऊपर इससे काटोगे तो मेरे ख्याल से आपका 1.5 के आसपास आएगा। काट के देख लेना यार, ये आपका कैलकुलेशन का काम है। और ये 10 की पावर 19 ऊपर जाए तो 10 की पावर +19 हो जाएगा, और 17 में से +19 जाए तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। मतलब जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, मतलब आपकी जो नंबर है वो क्या आनी चाहिए, कोई वैल्यू आनी चाहिए। ये नहीं आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ये आ रही है, तो इंटीजर में आपकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती। ये आपका क्या हुआ देख रहे हो, आपकी पॉसिबिलिटी की बात हुई तो चार्ज की बात करी मैंने, फिर क्वांटाइज होता है चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो लगाया मैंने, और चार्ज का फॉर्मूला लगने के बाद इसे मैंने पुट किया n इज इक्वल टू ई की वैल्यू इधर मैं डिवाइड में लेके आया, इससे मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरा जो वैल्यू फाइंड हुई यहाँ से n इज इक्वल टू 1.5, और ये देखो यहाँ पे 10 की पावर ऊपर 17 है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर ऊपर और 19 आ जाता, तो मतलब ये माइनस में था ये प्लस में, तो दोनों मल्टी सेम बेस होती है तो पावर क्या हो जाता है प्लस। तो 17 में 19 प्लस करोगे, -17 में +19 तो आपका 2 आएगा, और 1.5 यहाँ पे चल ही रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻², और ये इसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपके फाइंड कर दी 150 n की वैल्यू। तो ये क्या है, पॉसिबल है। अगर इंटीजर नंबर आ रहा है तो पॉसिबल है, अगर इंटीजर नंबर नहीं आ रहा होता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। विच इज बिगर, कौन सा बिगर चार्ज है, कौन सा बिगर चार्ज है, अ कूलम एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसने बोला कि एक कूलम चार्ज अगर बड़ा है तो वो बताओ, या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बड़ा है तो वो बताओ। जो चार्ज होता है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। बस ये चीज तो अपने माइंड में आप घुसा के रख लेना कि एक कूलम का चार्ज जो होता है वो महा ग्रेटर देन होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। कैसे, आप जानते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या जानते हो आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 पर क्या होता है, -19,
कूलम। ये फाइंड करोगे ना भाई यार कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम ये फाइंड करते हैं ना कि कितने मीटर सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर है या कितने मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर है। तो ऐसा ही केस है कि 1 कूलम के अंदर कितने चार्ज होंगे, तो इसे कैसे फाइंड करोगे, 1 कूलम अपन में कितना आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज पर कितना है माइनस का 90, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा। इसको और इसको जब डिवाइड करते हैं ना तो हमारा वैल्यू जो फाइंड होती है 6.25, मतलब 0 पॉइंट में आती है, और ये आपकी 10 रेज पर 19 ऊपर जाएगा तो ये आपका 10 रेज पर 18 बन जाता है। मतलब पूरा डिवाइड करोगे तो आपका 1 कूलम के अंदर इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका क्या होगा, उसमें समाहित होगा। तो ऐसे ही बोलते हैं ना यार 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर। ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे आ जाता है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने इलेक्ट्रॉन को आपने फाइंड कर दिया। तरीका आप किसी भी क्वेश्चंस को जो है आराम से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन सेम इसी पे बेस है। ये थर्ड क्वेश्चन आपको करना है और करके मुझे आपको बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसी के बाद हमारे क्या हुई, जो चार्जिंग टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टेट का जो चार्जिंग टॉपिक है ना, वो का पूरा हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहीं पे क्या हो जाता, फिनिश हो जाता विद आपका न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी दिए और करने का तरीका बता दिया, और कुछ क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया, वहां से आप कर भी सकते हो। प्रैक्टिस और अच्छे से करना हो तो गोल्डन सीरीज भी आप ले सकते हो। अब क्या होता है, हमारी जो ये चार्ज है, चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सारी यहीं पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इसके बाद एक हमारी सबसे बेस्ट सी क्वांटिटी आती है, वो क्या है, नाम कूलम्स लॉ। भाई यार एक कूलम साइंटिस्ट को ना मैंने बुला ही दिया यार, बड़े देर से इंतजार करवा रहा था इन्हें कि अब मैं बुला ही दूं, तो इनको मैंने बुला दिया। कूलम क्या कहते हैं यार, ये इन्होंने एक लॉ दे दिया कि अगर कोई चार्ज है, अब चार्ज की बात सुनना, इनका चार्ज कहने का मतलब है कि कोई चार्ज जो हो वो क्या है, पॉइंट चार्ज। क्या बात की इन्होंने, पॉइंट चार्ज की। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्ट ये कहूं तो मैं ये समझाने का मतलब समझाऊंगा। देखो चार्ज है, समझ लो एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, दोनों चार्ज आपके ऐसे रखे हुए। तो क्या हुआ, मैं इस चार्ज को अगर मैं उतनी दूर खड़ा होकर देखूं तो कितना भी, अगर छोटा सा चार्ज मेरा रखा हुआ है ना इस पॉइंट पे, तो मैं अगर इस जगह पे, जिस जगह पे मेरा दूसरा चार्ज रखा हूं, वहां से खड़ा होकर अगर देखूं तो मुझे चार्ज छोटा से दिखेगा। भाई यार एग्जांपल बेस्ट सा लेता हूं कि कितना बड़ा है, सन से बड़ा है, सन जो है उससे बड़ा है आपका स्टार, उससे बड़ा है। लेकिन स्टार को देखोगे ना तो बिल्कुल पॉइंट साइज का दिखता है, सन को देखोगे ना तो वो इतना बड़ा दिखता है। क्यों यार, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन देम है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस है, स्टार के बीच में और मेरे बीच में, वो दोनों क्या है, उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जो आपका साइज होता है ना, साइज, आप चार्ज का जो साइज डिपेंड करता है वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो बड़ा चार्ज भी आपको पॉइंट साइज दिखेगा, और पॉइंट साइज चार्ज भी होगा ना, और आपको दूर पास में रखा, इतनी पास में, तो पॉइंट साइज चार्ज भी आपको एक बहुत बड़ा चार्ज दिखेगा। कि यहाँ पे कोई Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है, क्या कि यहाँ पे कोई Q1 पॉइंट चार्ज रखा है, यहाँ पे कोई Q2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और ये पॉइंट चार्ज जो है ये सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे रखे हुए हैं। समझ लो इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, दोनों को अलोंग को मिलाने वाला जो ये है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू सेंटर जो है वो आपको मैंने R मान लिया। डिस्टेंस बिटवीन दी टू सेंटर जो है वो मैंने R मान लिया। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, सेम नेचर की चार्ज है। तो क्या करेगा, ये अगर पॉजिटिव है और अगर ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे भाई यार, रिपल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, F21। मैंने यहां पे लिखा इस तरफ ये भेजेंगे कि वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल करेगा तो इस टाइम भेजेगा। तो फोर्स एट चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो F12 ये हमारा चार्ज ये लगेगा। अब ये क्या कहते हैं कि जो रिएक्शन और एंटी रिएक्शन दोनों जो होगा, रिएक्शन हो रहा है उस टाइम पे और इस टाइम पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होंगे, तो डायरेक्ट बोला जाता है कि जो फोर्स एट 1 2 है वो इज इक्वल टू माइनस फोर्स 1 2 1 होगा। कि जो फोर्स लग रहा है ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, डायरेक्ट बोला जाता है कि अगर इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो अलोंग द लाइन लगेगा। क्या, अलोंग द लाइन
ऑफ द सेंटर जॉइनिंग बिटवीन देम। भाई यार ये नहीं कि जहां मन कर रहा है वहां पे ये फोर्स लगा रहा है, भाई यार ये आया इधर फोर्स लगा रहा है तो कभी इधर फोर्स लगा रहा है, कभी इधर फोर्स लगा रहा है, कभी इधर फोर्स लगा रहा है। भाई यार इसकी घर की खेती हो रही है क्या? जहां मन कर रहा है वहां जाके फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द स्टेशनरी चार्जेस। मैंने क्या दिखाया था, जो मैंने चार्ज की कहानी बताई थी कि जो ये Q1 और Q2 है ये दोनों क्या आपके स्टेशनरी चार्जेस है, दोनों एक दूसरे के बीच में रखे हुए हैं। इन दोनों के सेंटर को ज्वाइनिंग कर देते हैं तो इन दोनों के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैंने R लेट कर लिया। तो यही चीज क्या है आपको यहाँ पे बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द two stationary charges is directly proportional to the magnitude of two charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। भाई यार नहीं समझ आई अंग्रेजी तो बस इतना याद रखो। अभी मैंने जो कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन क्या थी कि अगर जो Q1 चार्ज है और जो Q2 चार्ज है, ये चार्ज और दूसरा चार्ज, इन दोनों के सेंटर को जब ज्वाइनिंग कर देते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको R मान लिया मैंने। इधर जो फोर्स लग रहा है उसको F12 माना है, इधर जो फोर्स लग रहा है उसे F21 माना है, और जो F12 होता है वो इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज F21 होता है। ये कंडीशन याद रखना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। और यहाँ से हमारा K जो होता है एक कांस्टेंट लग जाता है, इज इक्वल टू कोसाइन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहीं से हमारा ये कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो प्रूफ हो जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमारा कूलम्ब्स लॉ यहाँ से प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे बोलोगे भाई यार K क्या है, तो K को बोला जाता है आपका यह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है K की, एयर और मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 × 10⁹ होती है। अब भाई यूनिट की बात करो तो यूनिट सबसे ज़्यादा यहाँ मायने रखता है यार आपके लिए। तो यूनिट कैसे निकालोगे, मैंने यहाँ क्या लिखा है, K की यूनिट निकालनी है तो FR स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में Q1 बाय Q2 आ जाएगा और इज इक्वल टू आपका K हो जाएगा। F का आपका न्यूटन होता है, R स्क्वायर का आपका मीटर स्क्वायर होता है, अपन में कूलम स्क्वायर आ जाएगा। CC से का कूलम स्क्वायर, तो इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ये आ गई इसकी ऐसा यूनिट। 9 × 10⁹ आपकी इसकी वैल्यू होती है। K की जो वैल्यू होती है वो आप क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो होता है ये आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका नाम होता है, ठीक है। और फ्री स्पेस मैंने क्यों बोला, जिस टाइम पे ये वैक्यूम है, इस टाइम पे इसकी बात क्या, किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की। और जिस टाइम पे वैक्यूम से ये हट जाएगा तो ये K की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन बस हो जाता है। और ये मीडियम की बात हो जाती है तो इस टाइम पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसे इसके नाम हो जाते हैं K इज इक्वल टू इसके। तो हम यहाँ पे K की वैल्यू जो होगी ये एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट की भी वैल्यू लिखते हैं, वो होती है 8.85 × 10⁻12। इस एप्सिलॉन नोट की यूनिट की बात करूं तो भाई यार जो हमारी आपकी ये K की वैल्यू आई थी ना, K की जो ऐसा यूनिट आई थी, इस K की ऐसा यूनिट को अलट पलट कर दो तो इसकी ऐसा यूनिट आपकी हो जाती है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो रहा है इसके। तो इसे क्या करूंगा, इसका जो आया है उसको उल्टा कर दूंगा। कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी देख लिया आपने, कूलम्ब्स लॉ की कहानी भी देख ली है। पॉइंट चार्ज यहाँ पे देख लो, पूरा मैंने ड्राइव करके आपको वही चीज दिखा रखा है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये ड्राइव है, K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। K जो है वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस के लिए अलग अलग होता है, K की वैल्यू 1 ये चीज। अब जो होता है ऐसा सिस्टम जो K की वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 होता है और इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। और K की जो वैल्यू होती है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। इस नोट्स के अंदर ना आपको सब कुछ मिलेगा यार। ऐसी क्या चीज है जो आप इस नोट्स के अंदर ढूंढो और आपको
ना मिले। तो ये आप देखो एनी मीडियम, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। ये कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये आपको एडिटिव प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन जो मैंने आपको बताया Q इक्वल टू एन, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। और ये आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी के चार्जेस यहाँ पूरे लिखे हुए हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग करने से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने, और इलेक्ट्रोस्टेट वर्क फंक्शन ये सब, और वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है। ये सारी चीज ना मैंने इस नोट्स के अंदर आपको दे दिया है, नोट्स भी आपको मैंने नीचे दे दिया। तो आप कूलम्ब्स लॉ के बारे में ना थोड़ी सी एक कहानी आती है कि यार अपने अभी पढ़ा था कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इसके लिए ग्राफ आ जाता है यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और जो आपका डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में हम ग्राफ देखते हैं। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन बनता है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। इस ग्राफ को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हर बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आपका डिस्टेंस है उनके बीच में ग्राफ क्या है। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का पूरा बन जाता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं यार, कुछ क्वेश्चन आंसर इसी पे बेस हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी कूलम्ब्स लॉ पे बेस कोई क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करोगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मतलब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज है उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल चार्जेस है, मतलब जो चार्ज है वो इक्वल है। वो कितना है आपका फोर्स 3.7 × 10⁹ न्यूटन, मतलब फोर्स हमें मिल गया। चार्जेस भी इक्वल है, मतलब क्यू क्यू ही है दोनों चार्ज, ये भी बता दिया इसने। अब बोला है वेयर दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम द ईच आयंस, बस ये पूछ रहा है। फोर्स आपको गिवन है, चार्ज आपको सेम दिया हुआ है और बोला है डिस्टेंस बिटवीन देम जो है 5 एंगस्ट्रॉम है। तो पूछ रहा है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने मिसिंग होंगे, ये चीज पूछ रहा है ना। हमारा फोर्स क्या 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन हमारा फोर्स है। डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एंगस्ट्रॉम और इनके बीच में रिलेशन होता है 10⁻⁻10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है Q1 Q2/r² और यहाँ पे K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो Q1 और Q2 है वो इक्वल टू है किसके, Q के। क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो चार्ज है वो दोनों इक्वल है। तो हमने फोर्स की बात करी तो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या लग जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू K × Q1 Q2 को मैं Q² लिख देता हूँ बाय में r² की वैल्यू क्या मेरी 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो फोर्स की वैल्यू 3.7 × 10⁻⁹ है, ये मैंने लिख दिया। हमारी K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है, इनटू में जो हमारा Q² है Q² ही रहेगा, अपोन में क्या हो जाएगा 5 को मैंने 25 लिख दिया, इनटू में 10⁻⁻20 लिख दिया, यही होगा। अब जब Q² की वैल्यू हम फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा 3.7 इनटू में 10⁻⁻9 इनटू में 25 और इनटू में 10⁻⁻20 और अपोन में क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, फाइंड डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो ये मैं इधर लेके चला गया तो मेरी ये सारी कंडीशन आ गई और मैं इधर लेके आ गया तो ये मेरी कंडीशन आ गई। सॉल्यूशन की बात आ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.7 × 10⁻⁻9 तो है, इंटू में 25 है, इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻20 है। ये आपका 10 पर ऊपर लेके आ जाओ, मेरा 10⁻9 आ जाएगा और अपोन में एक सिर्फ 9 ही 9 बचेगा। जब मेरा इसे सॉल्व करूंगा तो Q² इज इक्वल टू ये और इन तीनों को जब डिवाइड करता हूँ 10.28 मल्टीप्लाई में 10 की पावर मेरा जो होगा यहाँ से देख सकते हो 9 और 9 18 और 20 कितना हो जाए मेरा 38, मतलब इतने के आसपास आ जाएगा। और Q की जब वैल्यू फाइंड करूंगा तो 10.28 इंटू 10⁻38 का अंडर द रूट हो जाएगा और सॉल्व करूंगा तो Q की वैल्यू मेरी आसपास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के आसपास आ जाएगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मेरी चार्ज की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मैंने क्या बोला कि जो इसमें से चार्ज मिसिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला था कि चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज होता है, तो Q इज इक्वल टू N हो जाएगा और Q की वैल्यू हमारी कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू N के। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये कट लिया और इससे इसे कटेंगे तो 2, मतलब N की वैल्यू हमारी 2 फाइंड हो जाएगी। तो इस कंडीशन की कभी भी क्वेश्चन आए ना मिसिंग चार्ज का ये फाइंड करने का, तो हमेशा सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू फाइंड होगी ये वैल्यू को लिखना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू फाइंड होगी न्यूटन फोर्स वोल्ट। उसके बाद आपका जो R की वैल्यू जो भी है
उसके बाद क्यू की, उसके बाद आपको कूलम्ब्स लॉ को यहाँ पे क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ का ना लगाना है। कूलम्ब्स लॉ से यहाँ पे फोर्स जो होगी वो वैल्यू यहाँ से जो भी चार्ज अगर गिवन है तो ठीक है, मैंने फोर्स की वैल्यू आप फाइंड कर लो। चार्ज जैसे मैंने यहाँ निकाल लिया 3.2, कैलकुलेशन की बात है यार, कैलकुलेशन कीजिएगा जरूर होगा। उसके बाद क्यू की वैल्यू निकल गई, तो याद रखना जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज रहता है, तो Q = n ही रहेगा। और Q की वैल्यू जो निकली वो, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻³ कितना -19, कट करेंगे n की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से मिसिंग रहे होंगे। तो इस तरीके से कोई भी आप कूलम्ब का जो क्वेश्चन होगा उसे आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन करवा दिया जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आपको किया जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस कैसे होंगे, कूलम्ब्स लॉ पे बेस क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे होंगे। तो ये पूरा पीडीएफ आपको नीचे दे दिया है मैंने, आप इन पूरे पीडीएफ का यूज भी कर सकते हो आपको समझने के लिए, क्योंकि ये ध्यान रखना यार कि ये जो आपको स्लाइड्स बनाए हुए हैं ना, इसमें ना इमेजेस का यूज इसलिए ज्यादा किया जाता है कि इमेज से ही आपको समझा दिया जाए, वरना नोट्स भी है, नोट्स आप पढ़ोगे और इससे आप समझ जाओगे। ये दिमाग में बैठने की चीज होती है, भाई और ऐसे कर रहा था, ऐसे करने से चिंगारी निकल रहा था, ये दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, लेकिन एक चीज रटोगे ना तो वो जल्दी दिमाग के अंदर नहीं बैठता। तो यही चीज पूरा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। कंक्लूजन में बस इतना सा ही कहा जाता है कि इस चैप्टर का कि हमने क्या पढ़ा, जो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज जो होता है वो आपकी इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि एट लास्ट जो कंडीशन होती है वही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। लास्ट कंडीशन में मास की जो प्रॉपर्टी है वो सेम। फिर चार्ज और मास के बीच में हमने डिफरेंस, चार्ज के जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। सेम चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी। और उसके बाद हमने चार्ज को कैसे प्रोड्यूस होती है चार्ज इसके बारे में पढ़ा कि चार्ज प्रोड्यूस सबसे पहला किससे होती है कि रबिंग से। ये रबिंग वाला चार्ज हमने देखा था कि कैसे ये लड़की रगड़ के ये क्या कर रही थी, चार्ज को प्रोड्यूस करके मजे कर रही थी, खेल कर रही थी, तो ये आपका रबिंग वाला था। इसके बाद हमने क्या किया कि इंडक्शन वाला पढ़ा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने टचिंग और बाय टचिंग, विदाउट टचिंग के बारे में पढ़ा। हमने चार्ज की पढ़ ली। और चार्ज के बाद उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आई कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ का हमने क्या पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और कूलम्ब्स लॉ पे बेस हमने क्वेश्चन किया। और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि जब भी कोई दो पॉइंट चार्ज क्या होता है जिनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हो, और पॉइंट चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके चार्ज जो है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से F = Q1 Q2/R² हमारा कूलम्ब्स लॉ मिल जाता है। टॉपिक समाप्त होता है। चैप्टर तो अभी बहुत सारे बाकी है, चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीका आपको पूरा सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।